हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया चल रहा है। इसमें हम सेंट्रल प्लानिंग कर चुके हैं, 5 ईयर प्लान्स कर रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स में हमारा 7th प्लान चल रहा है। पहले के जो 6th प्लान है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7th प्लान की अगर हम बात करें तो 7th प्लान जो था वो रहा था 1985 से लेकर 1990 के बीच में, और इसका मेन इंफेसिस था रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है और इन जनरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। इसके मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे? इसके मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस। तो इसके लिए अब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पे इन्होंने बात करी थी, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने 1989 में एक जवाहर रोजगार योजना भी लॉन्च करी थी, जिसका मेन मोटिव क्या था? जिसका मेन मोटिव था वेज डेवलपमेंट फॉर द रूरल पुअर्स। जो रूरल पुअर्स है उनके लिए एक वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो इसके लिए ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, लाइक IRDP हो गया, CADP हो गया, DPAP हो गया। तो ये वाले प्रोग्राम भी पहले चल रहे थे और जो जवाहर रोजगार योजना था ये उस टाइम पे लॉन्च हुआ था 1989 पे। IRDP क्या है? IRDP है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। CADP क्या है? CADP है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये वाले प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे, तो और भी यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। तो इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर हम बात करें 1984 की, तो 1984 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, तो 1984 में राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और पहली बार उन्होंने जितने भी ऑलरेडी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे थे उनकी अचीवमेंट को इन्होंने अवेल्युएट किया था, अवेल्युएट करने के लिए बोला था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करी गई थी कि अगर डेवलपमेंट को प्रमोट करना है तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन तो करनी ही पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन के बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई थी, 1992 में हुई थी। तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आई थी और 74th में म्यूनिसिपैलिटीज ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1992 में ये दो अमेंडमेंट्स करी गई थी फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अमेंडमेंट तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो हम विलेज लेवल तक जो हम है वो काम कर पाएंगे। विलेज लेवल तक तो तभी काम हो पाएगा ना अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम करेगी। तो इसीलिए फिर ये अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। अब 1980s के टाइम पे हमारा जो ग्रोथ रेट था वो अच्छा चल रहा था। ठीक है, 1980s के टाइम पे स्पेशली जो लेटर हाफ था, अगर हम उस टाइम की बात करें तो 85 के बाद भी अच्छा चल रहा था। बट हुआ क्या? सडनली फिस्कल इम्बैलेंसेस आ गए 85 के बाद। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में अच्छा खासा चल रहा था प्लान, बट बाद में क्या हुआ? फिस्कल इम्बैलेंसेस आ गए। एट द एंड ऑफ द प्लान, जैसे ही जो 7th प्लान खत्म होने वाला था उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए। इकोनॉमी जो थी हमारी वो टोटली फेल हो चुकी थी। हैवी फॉरेन लोन्स, जो फॉरेन लोन्स थे वो बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर बढ़ चुके थे। तो उस टाइम पे फिर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी भी नहीं थी, सो दैट कि हम ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो इनसे हम डील कर सके। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी भी नहीं थी, और ऊपर से अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना वो भी बहुत हिली हुई थी। जो बहुत मतलब फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन थी सेंटर में भी सरकारें जो थी वो चेंज हो रही थी। हुआ क्या था? जो हमारे राजीव गांधी प्रेसिडेंट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी। अब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1984 में। ठीक है, अब इनका टेन्योर था 84 से लेकर 89 तक का। ठीक है, 89 में राजीव गांधी का टेन्योर खत्म हो गया, तो दिसंबर 1989 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने थे VP सिंह। बट हुआ क्या? जब VP सिंह आए, VP सिंह के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया पार्लियामेंट पे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था उस टाइम पे, तो जिसके लिए नवंबर 1990 में उनकी सरकार गिर गई। और नवंबर 1990 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर, और जो चंद्रशेखर थे ना वो थे जनता पार्टी के। ठीक है, अब देखो पहले कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस के बाद फिर जनता पार्टी आ गई, तो जून 1991 में फिर जो चंद्रशेखर थे वो भी चले गए, वो भी टिक नहीं पाए। तो उसके बाद आ गए हमारे PV नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट। ठीक है, PV नरसिम्हा राव जो हमारे प्रेसिडेंट थे ये बने थे जून 1991 में। ठीक है, तो इसके बाद फिर इनका जो टेन्योर था ये कंप्लीट
5 साल के लिए चला था। ठीक है, तो सेंटर में अगर हम बात करें 89 से लेकर 91 तक की, ठीक है, तो इन 2 सालों में सेंटर में भी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही थी। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा था, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा था, तो जिसके चलते हुए अब पॉलिटिकल सिचुएशन भी स्टेबल नहीं थी सेंटर में, तो ऊपर से इकोनॉमी में भी क्राइसिस चल रहे थे, फिजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहे थे। तो इसके चलते हुए जो 8th प्लान था उसको कुछ टाइम के लिए हमें डिले करना पड़ा। ठीक है, जो जब जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके बाद फिर इन्होंने प्लान करा था, डिसाइड करा था कि जो 8th प्लान है वो 1992 से लेकर 1997 तक चलेगा। और उसके बीच में जो 2 साल आते हैं 1990 से लेकर 91 का और 91 से 92 तक का, इन दोनों को हम 2 सेपरेट एनुअल प्लान्स मानकर चलेंगे। और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव एनुअल प्लान्स माने गए 90 से लेकर 92 तक के। और इनका जो मेन टारगेट था, इनका टारगेट वही था जो 8th प्लान का इन्होंने पहले डिसाइड करा था। 90 से लेकर 95 तक 8th प्लान चलना था। जो 8th प्लान में इन्होंने जो एम्स रखे थे वही फिर ये इन्होंने वही काम इन्होंने 2 एनुअल प्लान्स में किए थे, लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यही फिर इसके जो एनुअल प्लान्स थे उसके एम्स थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 8th प्लान की। 8th प्लान आया था 1992 से लेकर 97 के बीच में। अब 1991 में क्या हुआ था, 1991 में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें लाने पड़े थे क्योंकि हमारी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो चुके थे, फॉरेन लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इकोनॉमी चलाने के लिए हमारे पास पैसा था ही नहीं। तो इसीलिए फिर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो जुलाई 1991 में शुरू हुए थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तो कंट्री में करनी पड़ेगी ना। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी, जो फिस्कल डेफिसिट थे उनको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत थी, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उस टाइम पे हमारे ऑलरेडी खराब चल रहे थे, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, सॉरी, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत भयंकर तरीके से आ चुके थे हमारी कंट्री में। इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इन सब चीजों को सेट करने के लिए हमें लाने पड़े थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस टाइम पे जब ये वाला जो 8th प्लान था, तो इस टाइम पे पहली बार जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनको इंट्रोस्पेक्शन करी गई थी। उनको देखा गया कि जो पिछले इतने सालों से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है वो क्या अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, अगर कर रही है तो वो कैसे कर रही है। तो इसके लिए फिर कुछ सजेशंस भी दिए गए, लाइक एन इमीडिएट रीडेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स रोल इन द इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा बढ़ गया, तो इसीलिए जो स्टेट का रोल है इकोनॉमी में उसको रीडिफाइन करने की जरूरत थी। अब दोबारा से उसको चेक करने की जरूरत थी कि स्टेट कौन कौन से सेक्टर्स में रोल प्ले कर रहा है। सेकंड, मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट एडवाइस किया इन्होंने कि अब मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट तो हो ही रही, प्राइवेट सेक्टर तो इकोनॉमी में आ ही रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम करने की जरूरत है। फिर थर्ड था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे कि जो स्टेट्स में जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो रही है, वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट कि उन स्टेट्स को भी आगे लाया जा सके। जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है या फिस्कल डेफिसिट हमारे बढ़ रहे हैं उनको चेक करने की जरूरत है। जो सब्सिडीज है उनको रीस्ट्रक्चर रिफोकस करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग है उसको देखने की जरूरत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बात करी थी, रूरल एक्टिविटीज का भी सजेशन दिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया जाए, रूरल एक्टिविटीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, सो दैट कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, क्योंकि पहले जो ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे उससे हालात खराब हो चुके थे, उसको थोड़ा सुधारने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस थोड़ा बढ़ाया जाए, इन्होंने ये सजेशन दिया था, सो दैट कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको थोड़ा हम इनहांस कर सके।
फिर अब उस टाइम पे हमने देखा कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही थी, ठीक है। 91 में रिफॉर्म्स आए। अब इसके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन वाले थे या कुछ एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने इस चीज को भी क्रिटिसाइज करा था। उन्होंने क्रिटिसिज्म में क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब जो आपकी इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। तो अब अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, मार्केट इकोनॉमी आ रही है, तो वहां पे फिर प्लानिंग तो इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि पहले तो हमारे पीएसयूज बहुत ज्यादा थे, पब्लिक सेक्टर ज्यादा था, पब्लिक सेक्टर का रोल हमारी इकोनॉमी में ज्यादा था, तो वहां पे प्लानिंग तो अच्छे से काम कर रही थी, जो हम टारगेट रखते थे उसको अचीव भी कर लेते थे। बट मार्केट इकोनॉमी में प्लानिंग इररेलेवेंट हो जाती है। यहाँ पे अब स्टेट तो रोलिंग बैक कर रही है, स्टेट तो अपना हाथ पीछे खींच रही है। अगर स्टेट अपना हाथ पीछे खींच रही है तो वहां पे प्लानिंग की कोई सेंस बनती नहीं है, वहां पे प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्लानिंग को आप कैसे प्लान करोगे, कैसे मतलब बताओगे कि ये टारगेट्स आपने करने हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो प्रॉफिट के लिए काम करता है ना, उसको क्या ग्रोथ से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे फिर जो प्लानिंग है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अब फिर इन्होंने बोला कि लिबरलाइजेशन तो आपने कर दी, तो लिबरलाइजेशन के बाद जो प्लानिंग का प्रोसेस है, प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ठीक है। पहले प्लानिंग जो चलती थी वो अलग थी, अब प्लानिंग को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है, लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट को अपना रोल बढ़ाने की जरूरत है। फिर आया नाइन्थ प्लान। नाइन्थ प्लान का टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक का। अब नाइन्थ प्लान के टाइम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखे थे ऑलरेडी 1996-97 के टाइम पे, तो जिसके चलते हुए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्लो डाउन था। और मतलब हर जगह स्लो डाउन था, इंडिया में तो था ही था, ऑलरेडी इंडिया में तो पहले से क्राइसिस चल रहे थे। तो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए जो हमारे आसपास की कंट्रीज थी वहां की भी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था। तो जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस था उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आपने इकोनॉमी को ओपन तो कर दिया, बट दूसरी कंट्रीज कौन सा अच्छे से मतलब काम कर रही है, तो वहां पे भी तो फिर लिबरलाइजेशन जब अच्छे से काम कर ही नहीं रहा तो फिर वहां पे इकोनॉमी को ओपन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस था इसको यहाँ पे अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहे थे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे वो भी। और जो अगर हम बात करें अर्ली 1990s की, तो उस टाइम पे जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में तो थे ही थे, साथ ही साथ बाकी की कंट्रीज के भी हालात कोई अच्छे खासे नहीं थे। तो इसीलिए उस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो भी कंफ्यूज थी, थोड़ी सी हुई थी। तो फिर अब इस टाइम पे आ चुकी थी इंडिकेटिव प्लानिंग। पहले इंपैरेटिव प्लानिंग थी, तो फिर इंडिकेटिव प्लानिंग आ गई। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में फिर इन्होंने बोला कि जो प्लान है उसके ग्रोथ, जो हमारे हाई ग्रोथ रेट टारगेट्स है 7% का जैसे इन्होंने फिक्स करा था वो तो है ही है, बट साथ ही साथ टाइम बाउंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हम फिक्स करेंगे। मतलब कि हम इसमें लेंगे कि हमने इतने % की ग्रोथ अचीव करनी है विद इन दिस मच ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। एक फिक्स हम टाइम पीरियड रखेंगे कि आने वाले 10 सालों में हम इतना ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, ठीक है। ग्रोथ रेट भी फिक्स होगा और जो टाइम है वो भी फिक्स होगा, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम टाइम भी फिक्स करेंगे और ग्रोथ रेट भी फिक्स करेंगे, ठीक है। अब इंपैरेटिव प्लानिंग क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले वाले जो लेक्चर्स है वहां पे हो चुका है। तो अब ये वाले जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं इनके लिए इन्होंने मेन इंफेसाइज करा था 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज को, ठीक है, कि जो हमारी 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज है हम इन पे ध्यान देंगे, सो दैट कि हम जो लोगों का थोड़ा सा लेवल है उसको हम थोड़ा इंप्रूव कर सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा इंप्रूव कर सके। अब ये 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को साफ सुथरा पानी देना, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान देना, प्राइमरी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंट टू द शेल्टरलेस पुअर फैमिलीज, जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर देना, बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी, जितने भी विलेजेस है या हैबिटेशंस है जहां जहां पे भी लोग रहते हैं वहां तक कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, वहां तक रोड्स होनी चाहिए, मतलब लोगों के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना, थोड़ा इंप्रूव करना। तो अब ये तो गवर्नमेंट ने अपना टॉप प्रायोरिटी में रख लिया, ठीक है, कि ये वाले जो 7 बेसिक
बेसिक मिनिमम सर्विसेज है, हम सबसे पहले इन पे ध्यान देंगे। इसको गवर्नमेंट ने अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख दिया। तो इसके लिए फिर कुछ इन्होंने इश्यूज पे इनको फोकस करना था, लाइक शार्प रिडक्शन इन द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेसिक मिनिमम सर्विसेज को अगर अचीव करना है तो उसमें जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है उसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ही पहले इतना ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसके लिए इन्होंने सजेशन दिया कि जो डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का है उसको पहले कम करने की जरूरत है। इवन के सेंट्रल, स्टेट, पीएसयूज इन सबको मिलकर रेवेन्यू कलेक्शन को इंप्रूव करना चाहिए। जो हमारे फालतू के खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो सब्सिडीज दे रहे हैं लोगों को उनको थोड़ा कम किया जाए। सब्सिडीज को कटिंग डाउन ऑफ सब्सिडीज थोड़ी कम की जाए, और जो इकोनॉमिक सर्विसेज के यूजर चार्जेस है वो भी लिए जाए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का है तो वो भी कलेक्ट किए जाए यूजर चार्जेस। इंटरेस्ट रेट कम कर दो, वेजेस कम कर दो, पेंशंस, प्रोविडेंट फंड ये सब चीजें कम कर दो, सो दैट कि इकोनॉमी में पैसा आए और लोगों को बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के काम को डिसेंट्रलाइज किया जाए, विलेज लेवल पे भी काम किया जाए। इसीलिए इन्होंने इसका मेन फोकस किया था स्टेट्स पे और पीआरआईज पे, कि स्टेट्स अपने स्टेट के लिए काम करें, और स्टेट के अंदर फिर इन्होंने पीआरआईज बना दी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना दी जो कि विलेज लेवल पे काम करती थी। फिर आता है 10th प्लान। 10th प्लान का टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 7 का, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, अब ये वाला जो प्लान बना था ना तो उस टाइम पे एनडीसी को भी बीच में, एनडीसी की भी पूरी पार्टिसिपेशन थी 10th प्लान बनाने के टाइम पे। तो इसके लिए फिर इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि हम आने वाले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम डबल करेंगे 10th प्लान के टाइम पे इन्होंने। और इसलिए इसके लिए इन्होंने ये भी बोला कि जो ग्रोथ रेट होगा, ग्रोथ रेट तो हम करेंगे ही करेंगे साथ में, बट लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। 10th प्लान में सिर्फ इनका टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव था 10th प्लान का, वो सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ाना ही नहीं था, साथ ही साथ लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मतलब कि हायर ग्रोथ रेट विद इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करनी है और ग्रोथ रेट भी बढ़ाना है। तो इस टाइम पे पहली बार मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे गए थे, ठीक है। मॉनिटरेबल टारगेट्स मींस कि इन्होंने एक मतलब फिक्स टारगेट्स रखे थे कि हम इन इंडिकेटर्स पे ध्यान देंगे और ये वाले अपने टारगेट्स जो है उनको हम अचीव करेंगे। और इस टाइम पे इन्होंने एक डेवलपमेंट का फैक्टर बताया था, दैट इज द गवर्नेंस, कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है टू अचीव द ग्रोथ। फिर इस टाइम पे इन्होंने बोला कि पीआरआईज के इन्वॉल्वमेंट की रोल जरूरत है। अगर स्टेट का, अगर प्लानिंग में स्टेट का रोल बढ़ाना है, प्लानिंग में स्टेट को भी पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। अगर प्लानिंग में स्टेट अपना रोल प्ले कर रही है तो उसके लिए पीआरआईज की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट प्लानिंग में आएगी तो पीआरआईज की इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, क्योंकि पीआरआईज तो विलेज लेवल पे काम करती है। विलेज कहाँ पे है? स्टेट्स में है। तो स्टेट्स फिर पीआरआईज के अकॉर्डिंग काम करेगी और जो सेंटर है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो प्लानिंग के प्रोसेस में अगर स्टेट का रोल इंक्रीज करना है तो साथ ही साथ पीआरआईज की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर में इन्होंने बोला कि अब रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जैसे कि पीएसयूज हो गया, लीगल रिफॉर्म्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, मतलब हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने उस टाइम पे फिर प्राइम मूविंग फोर्स डिक्लेयर कर दिया था इन अपनी इकोनॉमी का, कि अब से जो एग्रीकल्चर है वो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स होगा। सोशल सेक्टर पे इंफेसाइज करने की इन्होंने बात करी थी कि एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन पे थोड़ा इंफेसाइज किया जाए। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और प्लानिंग पे भी इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस है और प्लानिंग है उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाएगा इस प्लान के टाइम पे। फिर नेक्स्ट आ गया 11th प्लान। 11th प्लान का इन्होंने ग्रोथ रेट का टारगेट रखा 10% का, सीधा ही 10%, कि चलो जी जो 11th प्लान हमारा है इसका हमारा मेन टारगेट है 10% तक की ग्रोथ करना विद इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया भी दिया इन्होंने कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, मतलब कि इक्वालिटी रहेगी। ऐसे नहीं है कि जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, हर एक सेक्टर में ग्रोथ होगी। और ग्रोथ टारगेट इन्होंने रख दिया 10% का, सीधा ही।
तो इस टाइम पे फिर इन्होंने बोला कि अगर 10% का ग्रोथ टारगेट अचीव करना है तो इसके लिए फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट पे भी ध्यान देना होगा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या है? FRBM एक्ट, ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या है? ये बेसिकली चेक करते हैं कि हमारी जो फिस्कल डेफिशिएंट है वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ ना जाए, इसका मेन काम यही होता है। तो अब फिस्कल डेफिसिट भी नहीं बढ़ने चाहिए, ग्रोथ रेट हमारा 10% का हमने रख लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया भी हमने दे दिया। तो इसके लिए फिर मेजर कंसर्न्स इन्होंने क्या रखे कि आप देखो अगर 10% तक की ग्रोथ अचीव करनी है तो इसके लिए इकोनॉमी में पैसा तो आना चाहिए। अगर इकोनॉमी में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी अगर 6% से ज्यादा बढ़ गई तो उसके लिए फिर हमें टाइट मनी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। एक डियर मनी पॉलिसी होती है, एक चीप मनी पॉलिसी होती है। तो अगर हम टाइट मनी पॉलिसी लेकर आएंगे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन, अब यहां पे आ गया चक्कर इन्फ्लेशन का कि अगर हम ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए मार्केट में पैसा लेकर आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्रेडिट पॉलिसी को हमें थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम क्रेडिट पॉलिसी लोअर करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी लोअर हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम पैसा लेकर आते हैं, ठीक है। जो आरबीआई है फिर वो आप अपना काम शुरू कर देती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर आरबीआई का काम शुरू होता है। तो फिर इन्होंने बात करी थी स्ट्रॉन्गर रूपी की कि हम अगर हमारा रूपी स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो श्रिंक हो जाएगी। अब देखो अगर हम आज की डेट में यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर कितना है, अराउंड 80 है, ठीक है। 80 यूएस मतलब कि जो यूएस डॉलर एक है, एक यूएस डॉलर के 80 रुपीस बनते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज हमने $100 का एक्सपोर्ट करा है, तो $100 का एक्सपोर्ट करा है तो इंडिया में $100 आएंगे, तो $100 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 8000 बन जाएंगे। सपोज कल को यूएस डॉलर रह गया 50, ठीक है। तो उससे क्या है, हमारा रुपी तो स्ट्रांग हुआ ना, अगर यूएस डॉलर 50 पे आ गया, ठीक है, एक यूएस डॉलर का इंडिया में आकर 50 रुपीस बन रहे हैं, तो हमारा रुपी मतलब स्ट्रांग हुआ। अगर हमारा रुपी स्ट्रांग होगा तो इससे हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि 50 हो जाएगा तो सेम $100 का अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, रुपए 5000 आएंगे। तो अगर हमारा रुपी स्ट्रांग होता है तो उससे हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो जाती है। जैसे कि चाइना में, चाइना क्या करता है, चाइना अपनी करेंसी को हमेशा गिरा के रखता है। क्यों गिरा के रखता है? सो दैट कि उसकी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो अच्छी हो, अच्छी खासी दिखे एक्सपोर्ट अर्निंग। इसीलिए जो चाइना की करेंसी है वो हमेशा डिवैल्यूएट रहती है। तो इससे क्या होगा, अगर रुपी स्ट्रांग हो जाएगा तो फूड ग्रेन्स महंगे हो जाएंगे। इवन के जो हमारे प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, जो हम दाल चावल डेली का खाना खाते हैं, तो वो चीजें भी बढ़ जाएगी, उसके रेट दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑयल प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, तो हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उस टाइम पे इंडिया ने अपना जो ग्रोथ टारगेट सेट करा था ना 10% का, तो उस पे पहले तो इंडिया वालों को खुद को भी हैरानी हुई, इंडिया वालों को लगा कि क्या हमसे ये जो टारगेट हमने रख लिया हम अचीव कर पाएंगे। उसके बाद जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थी उनको भी डाउट हुआ कि क्या ये जो इंडिया वाले हैं, हम लोग हैं, वो क्या 10% का जो ग्रोथ है वो फुलफिल हो जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक था उसको भी इंडिया वालों पे डाउट ही था कि इन्होंने बोल तो दिया है, अब क्या सच में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर हम इन रियलिटी देखें तो ऐसा पॉसिबल हुआ भी नहीं, 10% का ग्रोथ रेट कभी इंडिया में हुआ ही नहीं। तो उस टाइम पे जो 11th प्लान था उस टाइम पे तो बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ था, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे 12th प्लान। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।